मेरा नाम डॉक्टर गिरीश भालेराव है। मैं यहाँ पे एक चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा हॉस्पिटल एक टर्शियरी केयर सेंटर है जहाँ पे हम हड्डियों से और जोड़ों से रिलेटेड हर चीज़ को हर तरीके की तकलीफ़ का समाधान करते हैं। हम एक एंड स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी तरीके की हड्डी के या जोड़ों की तकलीफ़ के लिए। अभी जो हड्डी और जोड़ विभाग यानी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो चीज़ है, इसमें कई अलग ब्रांचेस है। जैसे कल एक वर्ल्ड ट्रॉमा डे था, तो ये जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट्स यानी अपघात, ये अपघात विभाग में सिर्फ हड्डियां नहीं आती, एक मल्टी सेंट्रिक अप्रोच होता है जिसमें जब कोई अपघात होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई ऐसी बड़ी चोट लग जाती है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हड्डियां ही डैमेज हो। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उनका समावेश होता है। तो अगर एक से ज़्यादा सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम पॉलीट्रॉमा या फिर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ से जब कोई हानिकारक जैसे कोई एक्सीडेंट हो या कोई ऐसा हाई वेलोसिटी इंजरी हो, तो हम इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास हमारा एक सशक्त 24 आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग डॉक्टर तुषार प्रसाद है जो हमारे इमरजेंसी हेड है। बाकी सारे हमारे हॉस्पिटल के ऐसे अलग अलग कोड्स विभाजित किए गए हैं ताकि इस ट्रीटमेंट को आसानी हो। जैसे कलर कोडेड कोड्स होते हैं, जैसे कोड येलो, कोड ग्रीन, कोड ब्लू, उसके कुछ नंबर्स भी होते हैं, कोड 111, कोड 222। तो उस टीम को इमीडिएटली हम इत्तला की जाती है कि किस तरह का पेशेंट आया है, उस तरीके से वो तरीके की टीम, समझो कोई कार्डियक का पेशेंट आया तो पूरी हार्ट की टीम आती है। वैसी तरह से पॉलीट्रॉमा का जब पेशेंट आता है तो पॉलीट्रॉमा चेस्ट रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड, एब्डोमेन रिलेटेड, ये ब्रेन रिलेटेड, ये सारे चीज़ एक साथ, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास खास फुल टाइम कंसल्टेंट है डॉक्टर तुषार प्रसाद, जो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अगर पॉलीट्रॉमा इन टर्म्स ऑफ बोन्स की बात करें, हमारे पास आज लकी है कि हमारे पास हमारे पेशेंट भी आज मौजूद है। इनका नाम डॉक्टर मिस्टर सचिन दानिवरे है। ये महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है और अनफॉर्चुनेटली इनका ऑन ड्यूटी एक हैवी व्हीकल के साथ सामना होकर एक 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनके एक साथी भी थे जो इनके साथ बैठे हुए थे। ये सिचुएशन एग्जांपल हमें इसलिए बतानी है क्योंकि ये ऐसे बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हमारे पास पुलिसमैन्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, ये लोग बहुत कार्यकुशलता से समाज को मदद करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान या फिर फॉर वॉट एवर रीज़न इन्हीं के ऊपर भी हानि हो सकती है। तो जब सचिन साहब आए थे तो इनको पॉलीट्रॉमा यानी दोनों उनके थाई की बोन जो है उसको फीमर बोलते हैं, इन दोनों थाई की बोन की शाफ्ट में फ्रैक्चर था। जो उनकी राइट घुटने के नीचे का हड्डी होता है उसको टीबिया बोलते हैं, ये प्रॉक्सिमल टीबिया में ओपन वुंड बोलते हैं। तो ओपन वुंड्स जब फ्रैक्चर होते हैं उनको हम 3 क्लास में ग्रेड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो 1 मतलब क्लोज्ड इंजरी होता है, 2 मतलब डिस्प्लेस्ड इंजरी होता है, 3 में वापस 3 टाइप है, टाइप ए बी सी। ए मतलब जिसमें कट ओपन वुंड है जो 1 सेंटीमीटर से छोटा है, बी में 1 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन ब्लड वेसल बोन एक्सपोज्ड है, और टाइप सी में ब्लड वेसल भी इंक्लूडेड रहता है। तो सचिन जी का जो हुआ था उसमें एक डिग्लविंग इंजरी थी, जिसमें घुटने के नीचे की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसमें कट आके बोन एक्सपोज होके बोन के काफ़ी कुछ टुकड़े हो गए थे। साथ में थोड़ा सा न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ भी था। एक बाजू से छोटी नस जाती है, इसको कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं। इस नर्व को थोड़ी सी इंजरी हुई थी, और दूसरी चीज़ है कि इनकी ब्लड वेसल भी थोड़ी सी उसमें दब चुकी थी। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो हमको इनको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें हम सिर्फ जो हड्डियों के डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टरों का भी समावेश होता है। तो हमने इनको एडमिट करके पहले स्टेबलाइज करा, जो भी ब्लड लॉसेस वगैरह थे, जो भी हमारे बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल को स्टेबल करने का जो कार्य था वो किया आईसीयू में। उसके बाद एक टप्पे टप्पे से हमने इनकी सर्जरी करना शुरू करी। पहले हमने एक पैर का शाफ्ट में इंटरलॉकिंग नेल के द्वारा इनकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा लेफ्ट साइड में, तो उनका लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। राइट साइड में फिर उनका जो शाफ्ट ऑफ फीमर है उसको जोड़ा, और फाइनली प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर हमने घुटने के नीचे की जो हड्डी सेट है उसके बाई कॉलमनर प्लेट, क्योंकि हड्डी का जो आकार होता है, फ्रैक्चर का जो एनाटॉमी होता है, उसका समावेश लेके हर फ्रैक्चर एक अलग तरीके का हो सकता है, कोई फ्रैक्चर सेम नहीं होता। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो
इम्प्लांट्स लगते हैं, जो प्लेटिंग लगती है, वो भी मीडियल और लैटरल दोनों कॉलम को स्टेबलाइज करने का काम किया। ये खुली हुई हड्डी को जब समेटा गया तो उसमें कुछ गड्ढा मिल जाता है, डेफिसिट फॉर्म हो जाता है, उसे भी हमने बोन ग्राफ्टिंग की मदद से जोड़ा। अभी टेक्निक काफ़ी बढ़ चुकी है, अभी पुरानी टेक्निक की तरह हमें कोई शरीर का ही दूसरे पार्ट से हड्डी लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल है। इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि हमको कोई दूसरा चीज़ जो इंटैक्ट है उसे हमको नया इंसिजन या कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से बोन ग्राफ्टिंग किया गया और हड्डी का जो शेप है, आकार है, वो ओरिजिनलिटी पे लाके उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रीएस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ हमारे प्लास्टिक सर्जन थे, हमारे सर डॉक्टर सुशील ने थे, जिन्होंने हमें इस स्किन को कवरेज में मदद करी। वो स्किन ट्रांसफर्स, मायोक्यूटेनियस फ्लैप्स में माहिरत रखते हैं, जिनमें उनकी दूसरी शरीर के दूसरे अंग से एक चमड़े का फ्लैप लेके हम उस चमड़े को, उस एरिया को कवरेज कर सकते हैं। कभी कभी अगर हमको वैस्कुलरिटी प्रोवाइड करनी होती है तो बाजू के ही एक पट्टे को हम लोग घुमाकर वो उसको कवरेज देते हैं। तो इस हिसाब से प्लास्टिक सर्जन ने भी हमारी इस चीज़ में मदद करी। उसके बाद हमारी टीम में आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर, जो हमें समय के हिसाब से इनको रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं। कोई भी फ्रैक्चर के बाद जो उसमें मूवमेंट लाने का काम है वो मसल का होता है। तो मसल को सही सही समय पे चेतना देते रहना, उसे किस तरह से मूवमेंट करना, ये उसका दौर शुरू होता है। इसके साथ जो सचिन जी में एक नर्व की इंजरी आई थी, उसमें अभी भी रिकवरी चल रही है, उसके हिसाब से हमारी दवाई चल रही है। कंप्लीट इंजरी नहीं थी, थोड़ा इंजरी थी जिसे हमने अपने हिसाब से रिपेयर किया है। लेकिन नर्व की जो तकलीफ होती है वो कभी कभी टाइम लेती है रिकवरी करने को, या फिर कभी होती नहीं है, क्योंकि नर्व इंजरी काफ़ी ग्रेव तरीके की इंजरी होती है। तो स्टिल उन्होंने उस हिसाब से कंट्रोल पा लिया कि आज वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी सहारे के या स्टिक सपोर्ट के चल पा रहे। राइट पैर होने की वजह से आई थिंक बाइक भी अभी चला सकते हैं और गाड़ी वगैरह भी चला सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो पेशेंट, अभी इसमें समझने की ये बात है, समय की मर्यादा। ऐसे पॉलीट्रोमा पेशेंट्स होते हैं जो कभी कभी समय के सीमा के अंदर अगर प्रस्तुत ना किए जाए तो कभी कभी चीज़ें कहाँ की कहाँ चली जा सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे सबसे पहला हम लोग इसको ATLS प्रोटोकॉल के हिसाब से ABC की तरफ से प्रस्तुत करते हैं। A यानी एयरवे, B यानी ब्लड लॉस, B यानी ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो फॉर्चुनेटली सचिन जी में ऊपरी हिस्से में इंजरी ना होने की वजह से हमारा एयरवे और ब्रीदिंग ये हमने सुरक्षित ही था। सर्कुलेशन की तौर पे जो ब्लड लॉस होता है या फिर जो भी हमारे ब्लड में से डेफिसिट होता है, उससे डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है, दूसरी चीज़ें होती है, वो चीज़ों को इनिशियल फ्रेम में स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जान पे भी खतरा बन सकता है। तो वो हमारे इमरजेंसी में डिपार्टमेंट में ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। फर्दर ऑब्जर्वेशन हम लोग ICU में करते हैं। तो जब फिजियोलॉजिकली पेशेंट सेफ होता है तब उसकी सबसे पहले मतलब जान बचती है। लाइफ गेट्स अ प्रेसिडेंस बिफोर लिम्ब। तो पहले जिंदगी बचाना ज़रूरी है, उसके बाद वो लिम्ब यानी वो अवयव हमारे शरीर का वो बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे ही इसके ऊपर हमारा ताबा आ गया, हमने फिर एक एक करके आगे बढ़ी। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट होते जो ऐसे नहीं पहुंच पाते प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या टर्शियरी हेल्थ सेंटर पे। काफ़ी बार ट्रांसपोर्ट कम्यूट है उसमें ही कभी कभी डिले हो जाता है, या कभी उनको सही समय पे सही मदद नहीं, एम्बुलेंस सर्विसेज ना मिलना, या फिर लोगों का उनकी तरफ मदद के लिए भाग के आना, ये सब चीज़ में कभी कभी डिले हो जाती है। और उसकी वजह से हम लोग वो गोल्डन पीरियड जो रहता है हमारा इमीडिएट पॉलीट्रोमा के बाद, वो ज़ाया चला जाता है और फिर हम लोग काफ़ी हद तक उसको ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग के साथ एम्बुलेंसेस के साथ टाई अप है। हमारे पास एज मैंने बताया कि पूरी टीम हमेशा ऑन कॉल ड्यूटी पे रहती है। उस हिसाब से हम हमेशा ससज रहते हैं ऐसे पॉलीट्रोमा पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। सो कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर डिले हो गया तो हमको लिम्ब लॉस करना पड़े, एम्पुटेशंस वगैरह करना पड़ जाता है। कभी कभी वो ब्लड वेसल अगर सही समय पे हैंडल ना की गई, उसका प्रवाह बंद हो जाता है और फिर ब्लड वेसल बंद होने पे हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता बट एम्पुटेशन करने पे। काफ़ी बार ये एडवांस टेक्निक्स दूसरे सेंटर्स में अवेलेबल ना होने की वजह से भी अप्रोप्रिएट केयर कभी नहीं। हर सेंटर की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की लिमिटेशन है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की लिमिटेशन है। हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि एज अ
क्वार्टरनरी और टर्शरी केयर सेंटर, हम सभी चीज़ों के साथ ससज है। हमारे पास 24 आवर ओटी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके के औजार है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इवन क्रिटिकल केसेस को हम लोग सही तरीके से समाधान पूर्वक हैंडल कर सकते। मैं 22 अप्रैल को ड्यूटी पे था। रात को एक कॉल आया कि मेंढवन गांव के वहाँ उधर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसके लिए हम हमारे स्टाफ के साथ उधर गए उस घटना पे। वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो कार के एक्सीडेंट में जो इंजर्ड थे 2 पर्सन, उनको हमने IRB की एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद वापस जब हम लोग चौकी पे आ रहे थे तो चौकी पे आते वक्त सोमटा गांव था। सोमटा गांव के पास एक 3rd लेन पे ट्रक बंद था। वो ट्रक क्यों बंद है, इसके लिए हम लोग ने हमारे स्टाफ के साथ उससे बात की तो तकनीकी खराबी के कारण वो चालू नहीं हो रहा था। उसके लिए फिर उसको सेफ्टी कोड लगाना जरूरी था, क्योंकि रात का समय था, 2 बजे का। कोई आके उसके धड़क जाएगा तो फिर बड़ी घटना घट सकती थी। इसके लिए हम लोग उधर रुक के उसको सेफ्टी लगाने के लिए बोला। सेफ्टी लगाने के लिए फिर वो IRB के जो गाड़ी रहती है उसके अंदर जो बैरिकेड्स वगैरह थे वो आ गई। बैरिकेड्स हम लोग उतार ही रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक आ गया। वो ट्रक ने उसको, जो बंद था ट्रक, उसको धड़क दे दी। और मैं जो सामने साइड में खड़ा था, अपने बैरियर के पास खड़ा था लाइट दिखाने के लिए, वो ट्रक ठोकने के बाद जो ट्रक मैं जिधर खड़ा था उधर पे आ गया। उसके बैरियर और ट्रक के बीच मेरे दोनों पैर फंस गए और लगभग मुझे 10 फीट तक खींच के ले गए। उसके बाद तुरंत मैं थोड़ी देर में जैसे ही होश पे आया, मैंने चिल्ला के हमारे स्टाफ को बुला लिया। स्टाफ, बाकी दूसरे स्टाफ को भी लगा था और धड़कने के कारण जो अंधेरा हो गया था, जैसे ही अंधेरा स्टॉप में मुझे होश आया, वैसे ही मैंने तुरंत मेरे स्टाफ को आवाज़ दिया, मैं इधर फंसा हूँ। तो मेरे स्टाफ मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। मुझे उधर से हमारे वैन में बिठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वो कासा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल। उधर से फिर हॉस्पिटल से फर्स्ट एड किया। फिर उनके एम्बुलेंस से हमने ओकाड़ हॉस्पिटल में आ गए। ओकाड़ हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर गिरीश सर उधर आए थे तुरंत। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए। उनका पहले तो मुझे राइट लेग के नी के नीचे जो फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेट किया। ऐसे करके 2 दिन के बाद फिर लेफ्ट थाई में ऑपरेशन हो गया। उधर का एक हड्डी डैमेज थी उसके 3 दिन के बाद राइट लेग की हड्डी वो भी डैमेज हुई थी, उसको भी ऑपरेशन हो गया। और राइट लेग के जो थाई के नीचे और थोड़ा बैक साइड में मसल्स इंजर्ड हुए थे, वो मसल के फिर शायद डॉक्टर नेहते सर ने ऑपरेट किया था उसको, और वो प्लास्टिक सर्जरी करके उसको अच्छा कर दिया है। जब शुरुआत स्टार्टिंग में था, वो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं चल सकूँगा कि नहीं चल सकूँगा, लेकिन डॉक्टर्स ने होप्स दिए थे आप पूरा अच्छे हो जाएंगे और जैसे चल रहे वैसे आराम से चल सकते हैं। ओकाड़ हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है। अभी भी मैं कभी भी डॉक्टर्स को मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। कुछ भी लगा तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, वो मुझे हेल्प करते हैं, बता देते क्या करने का। वैसे डॉक्टर्स के लिए बोलूँगा तो मेरे लिए भगवान ही है, जिन्होंने मुझे वो कंडीशन से आज मैं चल फिर सकता हूँ, उनके ही बदौलत चल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषारी प्रसाद है। ओकाड़ हॉस्पिटल मीरा रोड के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सेवा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में रोड ट्रैफिक डेथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक फिगर देना चाहूँगा, 2021 में करीब 1.5 लाख डेथ्स हुए हैं इंडिया में रोड ट्रैफिक डेथ्स में। इसमें से 50% डेथ्स 18 से 35 साल के उम्र में हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे यंग एज ग्रुप है। यंग एज ग्रुप मतलब घर के कमाने वाले, घर के यंग लोग की जब मृत्यु होती है तब वो पूरी फैमिली शैटर हो जाती है। तो एक मेडिकल इमरजेंसी के साथ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो जाती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम पिछले सालों से ये चलता आ रहा है। इसमें कई कारण हैं, जैसे कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो हैं, जो सारे ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हम पूरी तरह से उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं।
ओवर स्पीडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग एक प्रॉब्लम है, और कभी कभी नींद आ जाती है। तो ये सब कारणों के कारण रोड इंजीनियरिंग, रोड्स जिस तरह से हमारे डिज़ाइंड हैं, ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बॉम्बे अहमदाबाद के 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगभग 60 डेथ्स हुए हैं पिछले 1 साल में, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। रिसेंटली एक बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हो गई थी, एंड उसमें पाया गया था कि रोड डिज़ाइन और रोड सेफ्टी वॉज अ मेजर कंसर्न। ये सारे केसेस में देखा गया है कि अगर इनको बचाना है तो सबसे पहले आपको लॉ एनफोर्समेंट करना होगा, एक इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट देखना होगा कि मतलब उस जगह का सेफ्टी एनवायरनमेंट, रोड डिज़ाइन कैसा है, और ये सब चीज़ एज अ पॉलिसी लगाने के बाद आपको इमरजेंसी सेवा देना होगा। इमरजेंसी सेवा में क्या किया जाएगा जान बचाने के लिए? सबसे पहले आपको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट आपको उस जगह पे देनी होगी। जब एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट उस जगह में पहुंचेगी, तब सुरक्षित तरीके से उस विक्टिम को उसकी गाड़ी से या फिर एक्सीडेंट स्पॉट से बचाते हुए, एक कार्डियक एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करते हुए एक ट्रॉमा सेंटर में लाना जाना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे ये हमारे 2 फाइनेंशियल सिटीज़ हैं, बट इसके बीच में जितने ट्रॉमा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है हमारे पास। जब मैं कहता हूँ ट्रॉमा सेंटर मतलब इमरजेंसी डॉक्टर, आईसीयू डॉक्टर, हड्डियों के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ब्रेन सर्जरी करने वाले न्यूरो सर्जन, वैस्कुलर सर्जन सो दैट ब्लीडिंग को रोक पाएँ, जनरल सर्जन सो दैट पेट की सर्जरीज कर पाएँ। ये जब टीम इकट्ठा होती है तभी लाइफ बचती है। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ हड्डी की सर्जरी है तो उससे आपका काम चल जाएगा। आपको एक ट्रॉमा टीम देना होगा, एंड थैंकफुली वोकहाड़ा हॉस्पिटल मीरा रोड अपने रीजन में एक एस्टैब्लिश्ड ट्रॉमा सेंटर है। मैं इसको लेवल 1 कहना चाहूँगा बिकॉज 24 घंटा यहाँ पे एक ट्रॉमा टीम फैसिलिटी है, एक ट्रॉमा का सेपरेट कोड है और एक SOP बना हुआ है। इसके कारण होता क्या है, जैसे ही पेशेंट आया, जैसे कि इनके केस में हमारे पुलिसकर्मी जब हमारे दरवाजे में पहुंचते हैं तब हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से समय शुरू हो जाता है, हम उसको मिनट 1 कहते हैं, और ये हम ट्रैक करते हैं कि पेशेंट आने से उसके जान में उसकी जान खोने की कोई शंका थी क्या। जैसे कि सर ने बताया ABC, ये बड़ा सिंपल टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट की सांस लेने की क्षमता, सांस में, छाती में अगर कोई गहरी चोट और ब्लीडिंग लॉस हुआ है क्या, ये हम 3 चीज़ सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि इसकी सेफ्टी होगी, तब हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इस सेफ्टी को देखने के लिए आपको एक इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट चाहिए आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके विशेषज्ञ को फ़ोन करके बुलाना पड़े या फिर किसी और जगह से उनका आना हो, उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होना है। दूसरी जो हमारी अच्छी बात है कि हमारा CT स्कैन और MRI बहुत हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के करीब है। इससे होता क्या है, जब आप एक CT स्कैन कर लेते हो तब आपको जो मेजर इंजरीज है जिसके कारण डेथ्स हो सकते हैं वो आपको पता चल जाता है और आप एक डेफिनेटिव सर्जरी करते हो। दूसरी बात है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट क्या लगता है, वेंटिलेटर लगता है आपको, विशेषज्ञ जो पेशेंट के एयरवे को सिक्योर कर पाए ये लगता है। थैंकफुली हमारा ब्लड स्टोरेज जो है वो पहले कुछ मिनटों में ही, अगर ब्लड लॉस हुआ है, अगर पेशेंट का BP लो है तो शुरुआती पलों में ही हम एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देते हैं। इससे पाया ये गया है कि आप बहुत सारी जो जानें हैं वो बचा सकते हैं। बेशक सरकार की इसमें जिम्मेदारी है, इन्फोर्समेंट करना है, एनवायरनमेंट करना है, रोड इंजीनियरिंग, रोड डिज़ाइन करना है, बट जो इमरजेंसी केयर है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रीजन में वोकहाड़ा हॉस्पिटल एक एस्टैब्लिश्ड ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, एंड थैंकफुली ये एक लेवल 1 सेंटर है जहाँ पे 24 घंटे ये सेवाएं दी जाती है, एंड ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम दी जाती है। ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि उसके न होने के कारण हमें कभी भी ये कहना पड़े कि पेशेंट को रेफ़र करना पड़े। सारा टीम जब एक साथ आता है तभी एक फैंटास्टिक काम होता है, जान बचती है, जैसे पाँव और हाथ बचते हैं और उसके फैमिली पे लायबिलिटीज़ कम होती है। कमिंग बैक टू हमारे पुलिसकर्मी के केस में, इनके केस में थैंकफुली जैसे सर ने बताया कमर के ऊपरी भाग में कोई ऐसी गहरी चोट नहीं थी, उनका एयरवे सही था, ब्रीदिंग सही था, सर्कुलेशन में कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं थी। बट आप समझ सकते हैं कि सर ने बताया न्यूरोवैस्कुलर मतलब नसों में और उनके खून के बहाव में तकलीफ आई थी। अगर इस सर्जरीज को, जैसा कि सर ने बताया, गोल्डन आवर सर्जरी अगर आप तुरंत न किए जाएं तो पाँव का आगे काम करने की क्षमता कम हो सकती है। तब आप जान तो बचा लेंगे बट फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा टारगेट है कि इनको एक एक्टिव तरीके से हॉस्पिटल से भेजना। हम ये नहीं चाहते कि इनको कोई डिसेबिलिटी हो। तो इस केस में हमने ये पाया कि जान डेफिनेटली कमर के ऊपर कोई इंजरीज नहीं थी, बट अगर होती भी तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं
दूसरी बात है कि सर एक फीफा सर्टिफाइड सर्जन है। अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रॉमा सर्जन्स वो बड़े अच्छी तरीके से करते हैं और उनका रिस्पांस काफ़ी क्विक है। ये सारे जो सर्जन्स हैं हमारे आसपास रहते हैं, उनका रिस्पांस एक रियल टाइम फास्ट रिस्पांस है, जिसके कारण आज हम इनको देख सकते हैं। मैं बहुत इनका आभारी हूँ एंड आई गिव हिम द बेस्ट विशेस कि आगे वो अपना एक कॉमन लाइफ जिए और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल और स्वस्थ रहें।